शेयर्स क्या होते हैं? मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज 84 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 84 में कहा है शेयर होते हैं अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है, ठीक है, वह कैपिटल जो शेयर की फॉर्म्स में हो, उसमें शेयर, उसमें पोर्शन, उसका कोई पोर्शन या पार्ट या शेयर, जैसे हिस्सा कहते हैं ना, उसका कोई भी हिस्सा टोटल शेयर कैपिटल का, वह कहलाता है शेयर। इट इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेयर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। स्टॉक भी शेयर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर कहीं डिस्टिंक्शन दे रखी है, एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्टिंक्शन दे रखी है कि स्टॉक शेयर से अलग हैं, वहाँ तो स्टॉक्स को अलग माना जाएगा शेयर से। वरना अगर ऐसा कुछ नहीं, कहीं डिस्टिंक्शन नहीं दे रखी, तो स्टॉक भी शेयर्स ही कहलाते हैं। स्टॉक और शेयर सेम चीज़ कहलाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी वाले केस में कहा था शेयर इज़ नॉट एनी सम ऑफ मनी, ये केवल कोई सम ऑफ मनी ही नहीं है, बट एन इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट है, मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ डाइवर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज कन्फर्ड ऑन इट्स होल्डर्स बाय द आर्टिकल्स। शेयर्स जो हैं केवल सम ऑफ मनी ही नहीं है, ठीक है, सम ऑफ मनी ही नहीं है, इसके साथ साथ शेयर्स जो बने होते हैं वो राइट्स, जो शेयर्स के साथ राइट्स मिलते हैं शेयर होल्डर को, और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये सम ऑफ मनी के साथ ये दोनों चीज़ मिला के ये शेयर होता है। केवल सम ऑफ मनी ही शेयर नहीं है, जो शेयर के साथ राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, और जो ड्यूटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेवारियाँ भी होती हैं, वो भी शेयर्स में इंक्लूड होता है, ठीक है। शेयर इज़ एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ डाइवर्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ कन्फर्ड ऑन इट्स होल्डर्स बाय द आर्टिकल्स। ये राइट और लाइबिलिटीज़ वगैरह जो हैं, जो कंपनी की आर्टिकल्स जो हैं, उन्होंने शेयर होल्डर को दी हैं, राइट्स दिए हैं और लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ उस पर लगाई हैं। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डेफिनेशन। नेचर, प्रकृति क्या है शेयर्स की? सेक्शन 138 कहता है शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, चल संपत्ति हैं, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स जिस तरीके से बताएं कि शेयर कैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उस तरीके से शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी हैं। बट नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आते शेयर्स जो हैं, ठीक है। हालांकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ट्रांसफरेबल होते हैं, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाते शेयर्स। सेक्शन 139 क्या कहता है शेयर्स की नेचर के बारे में? ईच शेयर इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स अप्रोप्रिएट नंबर। हर शेयर का एक अपना अपना अप्रोप्रिएट नंबर है जिसके द्वारा इनको आपस में डिस्टिंग्विश्ड, अलग किया जा सकता है, ठीक है, उन दोनों में फ़र्क किया जा सकता है। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू शेयर्स हेल्ड बाय डिपॉजिटरी। लेकिन डिपॉजिटरी के अंदर जो शेयर होते हैं ना, उन पे ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। इस सेक्शन में जो भी लिखा हुआ है, ये डिपॉजिटरी के अंदर रखे हुए शेयर्स पे अप्लाई नहीं होती ये बात। सेक्शन 2 क्लॉज 7 जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो कहता है कि शेयर्स गुड्स हैं, ठीक है, शेयर्स गुड्स रिगार्ड किए जाते हैं। गुड्स की डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है, गुड्स मीन्स एनी काइंड, एक काइंड है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स। किसी प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स कहलाती है, एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को छोड़ के, और गुड्स में स्टॉक्स और शेयर्स भी इंक्लूडेड हैं। तो ये हो गया हमारा नेचर कि शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, इनका अप्रोप्रिएट नंबर होता है और ये गुड्स की तरह रिगार्ड किए जाते हैं, इनको गुड्स माना जाता है। अब नेचर के बाद देखते हैं काइंड्स, कितने प्रकार के शेयर्स होते हैं। मेन बेसिकली दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स जिनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं, और एक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के बारे में देखते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रेसिड्यू ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब मान लो कोई कंपनी है, उसने अपना बिजनेस किया, रेवेन्यू वगैरह जो भी है, उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स निकले, उस प्रॉफिट्स में सबसे पहला हक जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। जिन लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, पहले वो प्रॉफिट जो है उन लोगों को बांटा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जितना बचा हुआ है रेजिड्यू जो है, क्या कहते हैं, प्रॉफिट्स का, फिर वो जो है क्या कहते हैं, बचा कुचा इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को दिया जाएगा, जिनके पास इक्विटी शेयर्स हैं उन लोगों को दिया जाएगा। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू रेसिड्यू ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड। दो प्रकार के इक्विटी शेयर्स हैं,
इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स, और एक डिफरेंशियल राइट्स वाले इक्विटी शेयर एज टू द डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। ये इक्विटी शेयर्स हो गए। अब प्रेफरेंस शेयर्स देख लेते हैं। वो शेयर्स जो इन दो कंडीशंस को पूरा करते हैं। क्या कंडीशंस हैं? विद रिगार्ड टू डिविडेंड कैरीज प्रेफरेंशियल राइट टू बी पेड एट अ फिक्स्ड अमाउंट और अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। ओके, जैसे हमने अभी पहले देखा था, डिविडेंड के केस में जो प्रॉफिट है, डिविडेंड प्रॉफिट को ही कहते हैं एक तरह से, जो प्रॉफिट बांटा जाता है। प्रॉफिट जब होता है तो उसमें प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, उनका प्रेफरेंशियल राइट है, उनको प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहले उनको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, उनमें प्रॉफिट बांटा जाता है, फिर बचा कुछ इक्विटी वालों को दिया जाता है। और ये कितना दिया जाएगा? ये या तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, पहले से फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर वालों को कितना दिया जाएगा, या फिर कोई फिक्स्ड रेट पे दिया जाता है कि पहले रेट फिक्स कर लिया है कि भाई इतने रेट के हिसाब से कैलकुलेट करके वो अमाउंट उनको दिया जाता है। इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप प्रेफरेंशियल राइट टू बी रिपेड कैपिटल शेयर इन एसेट्स। और जब कंपनी वाइंड अप की जाएगी, उसको लिक्विडेशन होगा कंपनी का, ख़त्म की जाएगी कंपनी, तब क्या कहते हैं, तब भी सबसे पहले इन्हीं को पेमेंट की जाती है। कंपनी के एसेट्स वगैरह को बेच बाच के जो भी क्या कहते हैं पैसा मिलता है, सबसे पहले पेमेंट इनकी की जाती है जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। उसके बाद किसी और को दिया जाता है पैसा। प्रेफरेंस शेयर जो हैं 4 प्रकार के हैं, डिपेंडिंग अपॉन द राइट्स कन्फर्ड बाय दीज शेयर्स। जिस प्रकार के राइट्स मिलते हैं इन शेयर्स से, उसके हिसाब से 4 प्रकार में बांटी गई है। वो कैसे है? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? इफ प्रॉफिट्स इन अ ईयर नॉट सफिशिएंट टू पे डिविडेंड देन द डेफिशिएंसी विल बी पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर। मान लो इस साल क्या कहते हैं 100 रुपये जो हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को बटने हैं, लेकिन प्रॉफिट केवल 50 रुपीज़ का हुआ। तो अब जो बचे कुचे 50 रुपीज़ हैं जो अभी इनको नहीं मिले हैं, वो अगले साल के प्रॉफिट से दिए जाएंगे। इसको तो कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कि क्यूमुलेट हो गया, अगली साल में क्या कहते हैं चला गया, अगली साल से इनका बचा कुचा, तो अगली साल क्या होगा 100 के साथ साथ प्लस 50 150 का पेमेंट होगा इनको। ठीक है, ये तो क्यूमुलेट हो गए। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या है? नो डेफिशिएंसी फ्रॉम सब्सिक्वेंट ईयर। अगली साल के उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 50 है तो 50 को ही बांट दिया जाएगा। ये अगली साल के लिए उसको क्या कहते हैं ड्यू नहीं किया जाएगा। ये नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। ऑल प्रेफरेंशियल शेयर्स आर क्यूमुलेटिव अनलेस स्टेटेड नॉन क्यूमुलेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव ही होते हैं, जब तक कि साफ साफ लिखा नहीं जाए कि नॉन क्यूमुलेटिव है, तब तक उनको क्यूमुलेटिव ही माना जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर कैसे होते हैं? पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी कौन से होते हैं? जिनमें एडिशनल राइट मिला होता है, एक्स्ट्रा राइट मिला होता है टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट एंड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप पार्टिसिपेट इन सरप्लस एसेट्स। द राइट टू पार्टिसिपेट इज स्टेटेड इन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम। अब मान लो ये प्रॉफिट है, जितना स्टेटेड प्रॉफिट है उसमें तो मिल गया, अब उससे सरप्लस कोई प्रॉफिट हो गया, प्रेफरेंस शेयर वालों को तो स्टेटेड वो देना था जितना फिक्स्ड था उनका अमाउंट, या फिर फिक्स्ड रेट पे देना था, लेकिन सरप्लस प्रॉफिट हो गया, तो अगर पार्टिसिपेटरी टाइप के प्रेफरेंस शेयर हैं तो सरप्लस प्रॉफिट में भी इनको हिस्सा मिल जाएगा। या फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, जितना एसेट्स से इनका असल जो जायज़ था, इनका पेमेंट जो था कैपिटल पे करनी थी इनको, वो हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सरप्लस एसेट्स बचे हुए हैं, तो अगर उनमें भी इनको पार्टिसिपेट करने का हक है तो वो कहलाएगा पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करने का हक जो है आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम में लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा हुआ ना, इन एब्सेंस ऑफ मेंशन, प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन पार्टिसिपेटरी माना जाएगा, सरप्लस में से फिर कुछ नहीं मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स वाले को। तो ये प्रेफरेंस और पार्टिसिपेटरी और नॉन पार्टिसिपेटरी वाले प्रेफरेंस शेयर हो गए। रिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? रिडीमेबल ऐसे हैं जो कभी भी क्या कहते हैं कंपनी इनको पैसे दे के रिडीम कर लेगी, क्या कहते हैं शेयर्स इनसे ले लेगी होल्डर से, और होल्डर को पैसे मिल जाएंगे। इरिडीमेबल वाले को कंपनी ऐसे पे बैक नहीं कर सकती, बाय बैक नहीं कर सकती। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? तो कन्वर्टिबल वाले वो होते हैं जिसके मान लो किसी के पास प्रेफरेंस शेयर है, उसका होल्डर जो है जिस व्यक्ति के पास है, उसको ये राइट हो कि वह अपने प्रेफरेंस शेयर को ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ले, तो वो तो क्या कहते हैं कन्वर्टेबल होंगे। और ये कि स्पेसिफाइड पीरियड में करना चाहिए, कि मान लो 1 साल के उन्हें टाइम दिया है कि 1 साल के अंदर कर लो तो कर लो, वरना नहीं होगा, या फिर कोई स्पेसिफाइड डेट दे दी हो कि तब तक करना है कर लो, उसके बाद नहीं होगा। तो कन्वर्टेबल वाले जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं।
तो ये 4 प्रकार के हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी देख लिए, पहले इक्विटी शेयर देखा था, अभी प्रेफरेंस शेयर के 4 प्रकार, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, रिडीमेबल और इररिडीमेबल, और कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। अब ये काइंड्स के बाद देखते हैं हम अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कैसे होता है शेयर्स का, कैसे दिए जाते हैं लोगों को। कंपनी इशूज प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक टू टेक शेयर्स। कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसमें इनवाइट करेगी पब्लिक को कि भाई आप लोग जो हैं एप्लीकेशन दें शेयर लेने के लिए, अप्लाई करें, एप्लीकेशन दें। पर्सन मेक्स एप्लीकेशन फॉर शेयर्स, इट इज़ एन ऑफर टू टेक शेयर्स। अगर कोई आदमी एप्लीकेशन दे रहा है शेयर लेने के लिए तो वह ऑफ़र कहलाएगा, ठीक है। वह आदमी ऑफ़र कर रहा है कि मुझे शेयर चाहिए, शेयर लेने का ऑफ़र कर रहा है। कंपनी अलॉट शेयर, इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफ़र। और जब कंपनी उस आदमी को शेयर अलॉट कर देगी तो ये माना जाएगी कंपनी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। इट क्रिएट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसे जो है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफ़र दिया किसी व्यक्ति ने, दूसरे व्यक्ति ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, यह बाइंडिंग है दोनों पे। कंपनी में रिजेक्ट बाय इंटीमेटिंग एंड रिफंडिंग द एप्लीकेशन मनी। कंपनी चाहे इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर सकती है और इस रिजेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन जो है उस व्यक्ति को पहुंचा देनी चाहिए, और उसने एप्लीकेशन मनी जो है उसकी वो रिफंड कर देनी चाहिए कंपनी को। अलॉटमेंट इज ओनली इन इनिशियल इशू, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज नॉट अलॉटमेंट। जो शुरुआत में जो इशू होता है ना, प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करते हैं, फिर शेयर्स वगैरह इशू होते हैं, अलॉटमेंट होता है, तो शुरुआत के इशू को ही अलॉटमेंट कहते हैं। जब फोर फीचर, अभी हम आगे पढ़ेंगे फोर फीचर क्या है, जब फॉरफिटेड शेयर्स दोबारा री इशू किए जाते हैं, कब जो जब्त कर लिए गए हैं शेयर्स उनको दोबारा री इशू किया जाता है, उसको अलॉटमेंट नहीं कहते, ठीक है। इनिशियल इशू को ही अलॉटमेंट कहते हैं। ये अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट वगैरह से और शेयर्स मिलने से मेंबर कैसे बनते हैं ये देखते हैं। एनी पर्सन वो अप्लाई फॉर शेयर्स एंड एग्री टू बिकम मेंबर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई आदमी शेयर्स के लिए अप्लाई करता है और मेंबर बनने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है कि हाँ मुझे मेंबर बनना है, तो वो आदमी मेंबर बन जाएगा कंपनी का। या फिर वह आदमी हु गेट शेयर्स बाय ट्रांसफ़र बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एंड गेट इट्स नेम रजिस्टर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। या फिर मान लो एक व्यक्ति है ए, एक है बी, इन्होंने ए ने अपने शेयर्स जो हैं बी को ट्रांसफ़र कर दिए, और ये सारा ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट पे कर दिया, जो शेयर ट्रांसफ़र का डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इस पर ये कर दिया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को जो है कंपनी को सबमिट कर दिया जाएगा, कंपनी को पता लग जाएगा कि ए के शेयर बी को ट्रांसफ़र हो गए हैं, और बी का नेम अब जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चढ़ा दिया जाएगा, तो ऐसे बी को मेंबरशिप मिल जाएगी। तो ऐसे एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे शुरुआत में, और एक ट्रांसफ़र से ऐसे आदमी मेंबर बन सकता है कंपनी का। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कॉमन प्रिंसिपल्स हैं अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। अलॉटमेंट कैसे कैसे होनी चाहिए। इट शुड बी मेड बाय प्रॉपर अथॉरिटी, एक प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा ही अलॉटमेंट होनी चाहिए। प्रॉपर अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, या फिर कोई कमेटी हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पे ऑथराइज्ड हो, ठीक है। विद इन रीजनेबल टाइम, एक रीजनेबल टाइम पे ही होना चाहिए अलॉटमेंट। ये नहीं क्या कहते हैं आज शेयर में 20-25 साल बाद किसी को अलॉटमेंट कर रहे हो, ऐसे नहीं है। एब्सोल्यूट होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। और ड्यूली कम्युनिकेटेड, किसी को अलॉटमेंट कर दिया है और उस आदमी को पता ही नहीं है, इसलिए उसे कम्युनिकेट भी कर देना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन भी भेज देनी चाहिए कि आपको अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स थे रिगार्डिंग अलॉटमेंट। रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं ये देखते हैं। एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है अमाउंट ऑफ मनी इन ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स इनफ टू मीट परचेज प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। ओके, तो मान लो डायरेक्टर्स की ओपिनियन में किसी कंपनी के लिए उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कंपनी, और शुरुआत की प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं और वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी की, मान लो उस डायरेक्टर्स की ओपिनियन में 1 लाख रुपीज़ चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखेगी वो 1 लाख का रख देगी कि जब तक 1 लाख, अगर 1 लाख सब्सक्राइब होते हैं शेयर्स, अगर हम लोगों से कहें कि हमारे आके शेयर लो, और लोग बाग 1 लाख तक के शेयर्स खरीद लेते हैं, है ना, तब तो क्या क्या अलॉटमेंट होगा। अगर 1 लाख तक के शेयर्स लोग नहीं खरीदते तो अलॉटमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कम से कम इतना सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, इतने तो शेयर्स खरीदनी चाहिए लोगों द्वारा।
इतना तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए लोगों को 1 लाख का। अगर ये करा ही नहीं गया तो ना तो कंपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएगी, ना कोई वर्किंग कैपिटल होगी उसके पास, ना ही क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरे कर पाएगी। तो ऐसे में क्या कहते हैं अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। नो अलॉटमेंट अनलेस एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी रेज्ड। ठीक है। एप्लीकेशन मनी जो है, एप्लीकेशन टाइम पे जो पैसे जमा करने हैं वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए शेयर वैल्यू की। ठीक है। और कैश में होनी चाहिए। मान लो एक शेयर 100 रुपये का है तो एप्लीकेशन मनी कम से कम 5 रुपये की तो होनी ही चाहिए। एप्लीकेशन के साथ जो सबमिट की गई है मनी वो 5 रुपये की तो होनी चाहिए। ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सब्सक्रिप्शन लिस्ट की ओपनिंग जब होती है, नो अलॉटमेंट अंटिल टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जब तक सब्सक्रिप्शन लिस्ट को ओपन नहीं किया जाता तब तक कोई अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। ये कब ओपन होती है? बिगिनिंग ऑफ 5th डे फ्रॉम प्रोस्पेक्टस इशू डेट। जिस टाइम प्रोस्पेक्टस जिस तारीख को इशू किया गया है उसके 5वें दिन, उसके बाद का 5वें दिन जो है, उस 5वें दिन की शुरुआत जो होती है तब उस दिन क्या कहते हैं सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन की जाती है। अगर ऐसा नहीं किया गया, पहले ही अलॉटमेंट कर दिया तो क्या कहते हैं ऑन कंट्रावेंशन पेनल्टी ऑन कंपनी एंड ऑफिसर्स। कंपनी और ऑफिसर्स पे पेनल्टी लगेगी अगर सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने से पहले अलॉटमेंट हो गया तो। लिस्टिंग ऑफ शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज बिफोर प्रोस्पेक्टस इशू, मेक एप्लीकेशन फॉर शेयर्स टू बी डेल्ट एट स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ कंपलसरी। प्रोस्पेक्टस जो है ना कि प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं कि जी हमारे शेयर्स वगैरह लो, इससे पहले स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। उनसे कहना पड़ेगा कि हम अपने शेयर्स वगैरह जो हैं आपके यहाँ डील करवाने चाहते हैं, आपकी उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होनी चाहिए हमारे शेयर्स वगैरह। ये स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी ज़रूरी है। इसके बाद ही क्या कहते हैं प्रोस्पेक्टस इशू किया जा सकता है। तो ये थे रेस्ट्रिक्शंस। अब देखते हैं शेयर्स में कॉल ऑन शेयर्स क्या होता है, कंपनी कब कॉल करती है, डिमांड करती है शेयर्स पे, ये देखते हैं क्या होता है। कंपनी में नॉट रिक्वायर सब्सक्राइबर्स टू पे फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एट वंस, पे ओनली अ पार्ट ऑफ इट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पार्ट ऑफ इट एट अलॉटमेंट, बैलेंस मे बी पेड ईदर by installments at fixed intervals or when company calls or demands. So call means demand for payment of balance amount or part which has remained unpaid on each share. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा जब शेयर्स वगैरह लेते हैं सब्सक्राइबर वगैरह जो है, अब मान लो किसी ने ये शेयर की टोटल वैल्यू 100 रुपीज़ है तो कंपनी ये नहीं कहती आपको सारे 100 रुपीज़ एक साथ पैसे जमा करने हैं। उनसे कह देगी मान लो 5 रुपये आप एप्लीकेशन के टाइम पे जमा कर सकते हैं, जब अलॉटमेंट हो तब आप क्या कहते हैं 10 रुपये तब जमा कर सकते हैं, और बाकी जो अमाउंट होगा 5 10 हो गया 15 बचे 85। ये बाकी 85 अमाउंट जो है या तो आप इंस्टॉलमेंट्स में एक फिक्स्ड इंटरवल में कि भाई हर महीने 5-5 रुपये आप जमा कर दें, या तो ऐसे जमा कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट जो है अनपेड अमाउंट, या फिर कंपनी जब भी डिमांड करेगी जब भी कॉल करेगी, जब भी कॉल लेटर भेजेगी तब आपको ये पे करने हैं ये अमाउंट जो है। पूरा सारा अमाउंट एक साथ जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं कॉल करना, जब भी कंपनी कॉल करे डिमांड करे रिमेनिंग अमाउंट की। मनी पेएबल ऑन कॉज इज डेब्ट ड्यू टू द कंपनी, ये जो अमाउंट अभी रिमेनिंग है ना ये कंपनी का आपके ऊपर एक तरह से डेब्ट है, कर्ज है। कॉल लेटर दैट इज नोटिस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स, जो कॉल लेटर भेजा जाएगा ना डिमांड जो की जाएगी कॉल लेटर के थ्रू, कॉल जो की जाएगी वो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आर्टिकल्स में जो मैनर बताया गया है किस तरीके से करना है। इन केस ऑफ फेलियर टू रेस्पॉन्ड टू कॉल शेयर्स आर फोरफीट और लीगल एक्शन, अगर कंपनी ने कॉल किया है डिमांड किया है भाई रिमेनिंग अमाउंट जो है उसको पे कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, और शेयर होल्डर ने उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, शेयर होल्डर ने वो पेमेंट जो पे नहीं की, वह अमाउंट जमा नहीं किया, तो उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये था आपका कॉल ऑन शेयर्स। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं? सेक्शन 44 कहता है शेयर होल्डर्स आर फ्री टू ट्रांसफर देयर शेयर्स इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय एक्ट एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट जो है और आर्टिकल्स जो होते हैं कंपनी के, वह बताते हैं कि किस तरह शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। और शेयर होल्डर जो है वो फ्री है उन शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। जॉइंट होल्डर्स इफ़ डिज़ायर टू स्प्लिट अप एंड रजिस्टर इन इंडिविजुअल नेम्स इट इज़ डीम्ड एज ट्रांसफ़र। मान लो 2 जॉइंट होल्डर हैं ए बी, वो जॉइंटली किसी शेयर को होल्ड करते हैं, उनके पास ये एक शेयर है, अगर वो चाहते हैं इस शेयर, अब वो इस टाइम ए बी इकट्ठे एक साथ जॉइंटली
रजिस्टर्ड हैं, अब वो चाहते हैं ये शेयर जो है उनके नाम पे अलग अलग होना चाहिए, शेयर ए का अलग और शेयर बी का अलग। तो इसको स्प्लिट करने, इस शेयर को स्प्लिट करना भी क्या कहते हैं, अलग अलग नाम में रजिस्टर करना भी, इसको भी ट्रांसफ़र ही माना जाता है। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे होता है ये ट्रांसफ़र। डॉक्यूमेंट स्टाम्प होना चाहिए। एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, ट्रांसफ़र करने वाला है, देने वाला है और जिसके पास जा रहा है ट्रांसफरी जो है इनके द्वारा या फिर इनके बिहाफ पे होना चाहिए, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में ट्रांसफरी जो है जिसके नाम पे जा रहा है उसका नाम, एड्रेस, अगर कोई उसकी ऑक्यूपेशन है तो वो भी लिखी होनी चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपनी को डिलीवर कर देना चाहिए शेयर सर्टिफिकेट के साथ या फिर अलॉटमेंट लेटर के साथ, जिससे कि कंपनी जो है, अब जो नया बंदा है, मान लो ए ने बी को ट्रांसफ़र किए हैं शेयर्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है कि हाँ ए ने बी को इतने अमाउंट ये जो है शेयर्स ट्रांसफ़र वगैरह कर दी हैं, तो ये डॉक्यूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट कंपनी के पास चला गया है। अब कंपनी क्या करेगी, बी का नाम मेंबर्स लिस्ट में चढ़ा देगी। तो ये था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, के शेयर होल्डर फ्री हैं अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफ़र करने के लिए। जॉइंट होल्डर्स अगर अलग अलग नाम कराना चाहते हैं उसको भी ट्रांसफ़र माना जाएगा। और ट्रांसफ़र कैसे होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट पे, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट पे स्टाम्प्ड होना चाहिए, नाम वगैरह लिखे होने चाहिए ट्रांसफरी के। कंपनी को ये सब डॉक्यूमेंट डिलीवर कर दिया जाए जिससे कि कंपनी आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ले। शेयर सर्टिफिकेट, एवरी कंपनी मेकिंग एन अलॉटमेंट, जो भी कंपनी अलॉटमेंट करती है ना, इट इज़ ऑब्लाइज टू डिलीवर टू दी अलॉटी सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स विद इन 3 months आफ्टर अलॉटमेंट और विद इन 2 months इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। अगर अलॉटमेंट के थ्रू क्या कहते हैं, शुरुआत में अलॉटमेंट हो रहा है शेयर्स का, उसके थ्रू किसी को शेयर्स मिल रहे हैं तो कंपनी को शेयर का सर्टिफिकेट भी उस आदमी को, अलॉटी को देना ज़रूरी है अलॉटमेंट के 3 महीने के अंदर। या फिर अगर ट्रांसफ़र के थ्रू जैसे ए ने बी को ट्रांसफ़र किया है तो इस केस में भी 2 महीने के अंदर, जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ है उस 2 महीने के अंदर कंपनी को इस नए व्यक्ति को, नए मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। कंपनी ऑब्लाइज्ड, इट इज़ ऑब्लाइज्ड टू डिलीवर, ठीक है। ये होगा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर वारंट देखते हैं। शेयर वारंट जो है पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी की आर्टिकल्स इसको ऑथराइज करना चाहिए कि हाँ ये कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए, पहले अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। इन रेस्पेक्ट ऑफ फुली पेड शेयर, जिन शेयर्स की पूरी कैपिटल पे कर दी गई है, कोई रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचा है अनपेड, उस केस में ही, फुली पेड शेयर्स के केस में ही शेयर वारंट इशू होता है। मे इशू अंडर इट्स कॉमन सील, अपनी कॉमन सील के अंडर कंपनी जो है शेयर वारंट को इशू कर सकती है। शेयर वारंट स्टेट दैट बियरर इज एंटाइटल्ड टू द शेयर्स स्पेसिफाइड देयर इन। और ये शेयर वारंट जो है इसके अंदर लिखा होता है कि जो भी बियरर है, होल्डर है, जिसके हाथ में भी ये शेयर है, वह इस शेयर, वह इन शेयर, जो कि शेयर्स इस शेयर वारंट में लिखे हुए हैं उनका मालिक है, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल्ड टू द शेयर्स स्पेसिफाइड देयर इन, वह इनका मालिक है, उनको एंटाइटल्ड है। ये शेयर वारंट जो है ट्रांसफरेबल होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे चेक वगैरह ट्रांसफरेबल होते हैं, एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति द्वारा को दिए जा सकते हैं, ऐसे ही इनको भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है। इनके लिए वैसा नहीं है जैसा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स था। शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, उनके डीड वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्टाम्प वगैरह कराने, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मियर डिलीवरी से ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर वारंट, प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। अब थोड़ा इससे और क्लियर हो जाएगा जब डिफरेंस देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के। शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं पार्टली पेड और फुली पेड, दोनों केसेस में। शेयर्स या तो फुली पेड, पूरा अमाउंट पे कर दिया गया, उसमें भी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं, या फिर पूरा अमाउंट अगर पे नहीं किया गया तब भी शेयर सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। शेयर वारंट केवल तभी इशू होते हैं जब शेयर जो हैं फुली पेड हों, सारा अमाउंट उनका पे कर दिया गया है। शेयर सर्टिफिकेट का होल्डर जो होता है, जिसके हाथ में होते हैं, वो रजिस्टर्ड मेंबर होता है कंपनी का। शेयर वारंट जिसके हाथ में होते हैं वो रजिस्टर्ड मेंबर नहीं होता है। और मेंबर भी तभी हो सकता है वो जब आर्टिकल्स ये कहें कि हाँ शेयर वारंट होल्डर मेंबर होगा, तभी होता है, वरना शेयर वारंट होल्डर कंपनी का मेंबर नहीं होता। इशू नॉट रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। शेयर वारंट को इशू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट जो है पब्लिक कंपनी भी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी। शेयर वारंट केवल पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती। शेयर सर्टिफिकेट का ट्रांसफ़र डीड द्वारा होता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स में स्टाम्प वगैरह लगा के तब होता है। शेयर वारंट का जो ट्रांसफ़र होता है केवल डिलीवरी से, एक आदमी दूसरे आदमी को हाथ हैंड टू हैंड दे दे, उससे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है।
शेयर अब जब यहाँ पे ट्रांसफ़र डीड वगैरह स्टाम्प वगैरह लग रही है तो स्टाम्प ड्यूटी पे होती है ट्रांसफ़र के टाइम पे। यहाँ पे कोई स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं होती क्या कहते हैं ट्रांसफ़र के टाइम पे। लेकिन जब इशू होते हैं, जब शुरुआत में इशू जब होते हैं ये शेयर सर्टिफिकेट, तब एक यहाँ पर केवल नॉमिनल फ़ी, बहुत ही कम फ़ी लगती है, लेकिन बहुत ही हैवी फ़ी देनी पड़ती है शेयर वारंट जब शुरुआत में इशू किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र पे तो कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जब इशू किए जाते हैं तब बहुत हैवी ड्यूटी पे करनी पड़ती है। शेयर वारंट जिसके हाथ में होता है, जो होल्डर होता है इसका, है ना, वो कंपनी के वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन दे सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, शेयर वारंट का होल्डर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस थे शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में। अब फोर फीचर, जब्तीकरण, ये क्या होता है? जब्त करना। इफ़ अ मेंबर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ वैलिड कॉल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, अगर कंपनी ने कॉल किया है, भाई जो अमाउंट रह गया है अनपेड है उसे पे कर दीजिए, शेयर्स पे जितना अमाउंट बचा है, और वह मेंबर जो है, शेयर होल्डर जो है, वह पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, एक स्टिपुलेटेड टाइम, एक निश्चित समय में, द कंपनी में फोरफीट हिज शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल ऑथराइज करें तो कंपनी उस व्यक्ति के शेयर्स को जब्त कर लेगी। फॉरफीचर कैन बी अफेक्टेड ओनली बाय मींस ऑफ अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जब्तीकरण जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन के बाद ही होगा। एंड आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, और इससे पहले जो शेयर होल्डर डिफॉल्ट जिसने किया है उसको नोटिस भी भेजना जरूरी है, नोटिस के बाद ही आप जब्त कर सकते हैं। आर्टिकल्स यूजुअली प्रोवाइड दैट forfeited शेयर्स में ईदर बी कैंसल्ड और रीइशूड टू अनदर पर्सन एट द डिस्क्रिशन ऑफ बोर्ड। आर्टिकल्स यूजुअली ये प्रोवाइड कराते हैं, ये जब्त करे गए शेयर्स हैं या तो ये कैंसिल कर दिए जाते हैं या फिर इन्हें किसी और पर्सन को री इशू कर दिया जाएगा। ये बोर्ड की डिस्क्रिशन पे, बोर्ड के विवेक पे डिपेंड करता है। तो ये होता है फोर फीचर, जब्तीकरण। अब सरेंडर क्या होता है? सरेंडर कैसे किए जाते हैं शेयर? नो प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में सरेंडर के बारे में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। हाउएवर आर्टिकल्स में समटाइम्स ऑथराइज डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट सरेंडर, अब मान लो कोई व्यक्ति सरेंडर करना चाहता है, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है अनपेड अमाउंट की, तो आर्टिकल्स ऑथराइज कर सकते हैं डायरेक्टर्स को कि उस व्यक्ति के सरेंडर की को एक्सेप्ट कर ले, उस व्यक्ति जो व्यक्ति क्या कहते हैं शेयर्स को सरेंडर कर रहा है। ओनली अंडर सर्कमस्टेंसेज विच वुड जस्टिफाई फोर फीचर, जिन सर्कमस्टेंसेज में जब्तीकरण हो सकता है उन्हीं सर्कमस्टेंसेज में सरेंडर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इट इज़ अ शॉर्टकट टू फोर फीचर, जब्तीकरण जो है फोर फीचर का शॉर्टकट है ये, क्योंकि फोर फीचर में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, आपका बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसको नोटिस वगैरह भेजना पड़ेगा डिफ़ॉल्टर को। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिफ़ॉल्टर खुद ही जो है, जो आदमी क्या कहते हैं पेमेंट नहीं कर पा रहा है, वो खुद ही अपना सरेंडर कर रहा है, इसलिए शॉर्टकट है फोर फीचर का। फोर फीचर इज़ एट द इंस्टेंस ऑफ कंपनी, ये कंपनी द्वारा होता है फोर फीचर, और सरेंडर जो है ये मेंबर द्वारा खुद इनिशिएट कर दिया जाता है, मेंबर खुद ही सरेंडर कर रहा है। तो ये था आपका शेयर्स, काफ़ी लंबी वीडियो थी, क्या क्या देख लिया हमने इसमें, मीनिंग देख लिया शेयर्स का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सम ऑफ मनी है, उसके साथ राइट्स और लाइबिलिटीज़ भी हैं, नेचर देख लिया शेयर्स का, मूवेबल प्रॉपर्टी है, अप्रोप्रिएट नंबर दिए गए हैं, शेयर्स के अप्रोप्रिएट नंबर होते हैं अपने अपने, और ये गुड्स एज अ गुड्स रिगार्ड किया जाता है। काइंड्स ऑफ शेयर्स देख लिए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के भी काइंड देख लिए हमने, अलग अलग तरह के, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, रिडीमेबल और कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। उसके बाद हमने अलॉटमेंट कैसे होता है, प्रोस्पेक्ट इशू होता है, पर्सन अप्लाई करता है, कंपनी अलॉट करती है, ये सब होता है। मेंबर कैसे बन जाते हैं शेयर्स के साथ, अब शेयर्स अप्लाई करने के साथ साथ मेंबर बनने की एप्लीकेशन देते हैं, या फिर ट्रांसफ़र के टाइम पे, ट्रांसफ़र होने के बाद क्या कहते हैं रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है, ऐसे मेंबर बन जाते हैं। कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देख लिए अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस थी, क्या जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रेस्ट्रिक्शन थी, अलॉटमेंट वो एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का, शेयर्स के सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होने तक कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, और प्रोस्पेक्ट तभी इशू किया जाएगा जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गए हों शेयर। ठीक है, कॉल ऑन शेयर्स क्या होता है, जब जितना अमाउंट अनपेड बचा है उसके लिए कंपनी जब डिमांड करेगा भाई पेमेंट कर दो इस बचे हुए अमाउंट का, शेयर कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो लीगल डीड पे क्या कहते हैं एक इंस्ट्रूमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट, उसको स्टाम्प वगैरह कर करा के, हाँ कि जी इस आदमी ने इस आदमी को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये सब ऐसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी, और शेयर वारंट क्या होते हैं, जिसके भी हाथ में होते हैं वही उसका मालिक हो जाता है। कंपनी पब्लिक कंपनी वगैरह इशू कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल वगैरह चाहिए होती है। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बीच में डिफरेंस देख लिए। फोर फीचर जब्त कब कर लिया जाता है, जब आदमी अनपेड अमाउंट की कॉल आती है कंपनी की तरफ से और वो पेमेंट नहीं करता है,
जितना अमाउंट रिमेनिंग है उसका, तो कंपनी उसको जब्त कर लेगी और फिर या तो उन्हें कैंसिल कर देगी शेयर्स को, या फिर किसी और पर्सन को इशू कर देगी। सरेंडर क्या होता है, जब आदमी खुद ही सरेंडर कर देता है अपने शेयर्स को। तो ये था आपका पूरा शेयर्स। रिवीजन करना हो इन सभी टॉपिक्स का, उसके लिए आपको इन नोट्स की अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे डिविडेंड